सो वीडियो कैप्चर, जो हम वीडियोस किसी भी डिवाइस से केपेबल डिवाइस से जो वीडियोस को कैप्चर कर सकती है, उसका लेंस के थ्रू कैप्चर करना, देन उसको प्रोसेस करना, देन उसको स्टोर करना, ये पूरा जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं वीडियो कैप्चरिंग। कंप्लीट प्रोसेस, सिर्फ ये नहीं कि वीडियो शूट करा और बस वो कैप्चर जो कर रहा है, स्टार्टिंग जो प्रोसेस है उतना ही नहीं, वो इंटरनली कैसे उसको कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल में, फिर कैसे उसको सेव कर रहा है उस डिवाइस में, वो पूरा प्रोसेस उसको हम बोलते हैं वीडियो कैप्चरिंग। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वीडियो कैप्चर इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एनालॉग वीडियो सिग्नल सच एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ वीडियो कैमरा, डीवीडी प्लेयर और टेलीविजन ट्यूनर to digital video and sending it to a local storage or to external circuitry। देखो इसके अंदर अपना पूरा प्रोसेस आ गया कि कोई भी डिवाइस जब एक एनालॉग वीडियो सिग्नल को कैप्चर करती है और उसको प्रोसेस करके उसको किसी लोकल स्टोरेज में सेव कर रही है, डिजिटल में कन्वर्ट करके, तो उस पूरी प्रोसेस को हम वीडियो कैप्चरिंग करते हैं। अब वो डिवाइस मे बी केपेबल हो कि वो इंटरनली उस वीडियो को सेव कर ले, या फिर वो किसी एक्सटर्नल वीडियो सर्किटरी को भी उसको स्टोरेज के लिए भेज सकती है। ठीक है, जैसे आजकल जो आपके कैमराज आते हैं उनमें क्या है, मेमोरी कार्ड वगैरह होता है, सब कुछ होता है, तो उसमें वो कैप्चर करके सेव भी कर लेती है, उसके पास उसकी छोटी सी हार्ड डिस्क है अपनी, उसमें सेव भी हो जाता है। लेकिन कई ऐसी डिवाइसेस होती है जिनमें सिर्फ फंक्शनैलिटी होती है वीडियो को कैप्चर करने की, सेव करने की नहीं होती है, तो उसको हम थ्रू कनेक्टिंग अ पर्टिकुलर डिवाइस जिसके अंदर की हम सेव कर पाए, तो वो उसको कैप्चर करके ट्रांसफर करती है उस डिवाइस में ताकि वो वीडियो सेव हो पाए। ठीक, The resulting digital data are referred to as digital video stream। अब हमने डिजिटाइजेशन पढ़ा था वीडियो के केस में भी कि आपको अगर वीडियो को किसी डिजिटल डिवाइस में सेव करना है तो उसके लिए हमें उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हम कैप्चर कर रहे हैं वो एनालॉग फॉर्मेट होता है, उसको सेव करना बिट्स की फॉर्मेट में, देन वो जो कन्वर्टेड डेटा होता है अपना, दैट इज कॉल्ड डिजिटल वीडियो स्ट्रीम। ओके, Depending on the application, a video stream may be recorded as computer file or sent to a video display or both। ठीक है, अब जिस भी एप्लीकेशन में हम उसको यूज कर रहे हैं वीडियो को, मे बी उसको हम जस्ट कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर उसको साथ में शो भी करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके थ्रू क्या चीज प्रोसेस करना चाह रहे हो। Special electronic circuitry is required to capture video from analog video source। अब कोई भी डिवाइस उठा के आप वीडियो कैप्चर करना चाहो तो उसके हम नहीं कर सकते, उसके लिए अपने पास एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होनी चाहिए। जैसे कि सारे कंप्यूटर केपेबल नहीं होते हैं वीडियो को कैप्चर करने के, जैसे अभी तो ऑलमोस्ट सब में ही आ रहा है, लेकिन पुराने टाइम के या फिर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर को ले लीजिए तो उनके अंदर इनबिल्ट कैमरा नहीं है, ठीक है, जो वीडियो कैप्चर कर पाए, इमेज कैप्चर कर पाए, तो वहां पर हम एक्सटर्नल हाँ, तो हम बात कर रहे थे लास्ट पॉइंट की। तो हमारे पास जो डेस्कटॉप होते हैं उनमें बेसिकली ये अपने पास फीचर्स नहीं होते हैं सारे डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में यूजुअली नहीं होता है ये, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल एक ऐसा डिवाइस लेना पड़ता है जिसके थ्रू हम वो वीडियो रिकॉर्ड कर पाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, किसी भी डिवाइस से हो सकता है, एक स्पेशल सर्किटरी है जिसके थ्रू हम वीडियोस को कैप्चर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड पर। At the system level, this function, capture video from analog video source, is typically performed by a dedicated video capture device। हमारे जो systems होते हैं उसमें एक dedicated video capture device है, ठीक है, एक यूनिट अलग से है वीडियोस को कैप्चर करने के लिए जो बनी होती है। There are also internal video capture devices that can be installed into your computer to capture video। इंटरनल वीडियो डिवाइसेस भी अवेलेबल है जो कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, एक तो इनबिल्ट आता है और एक आप अटैच भी कर सकते हो। Many modern consumer smartphones, for example, are capable of shooting, editing and encoding video all within their own operating system। ठीक है, नथिंग इज न्यू, आप लोग जो जितने भी लोग हैं सब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं,
तो आपको पता है कि आपका जो स्मार्टफोन है वो कैपेबल होता है वीडियो को शूट करने में, एडिट करने में और उसको ट्रांसफ़र करने में। ठीक, तो ये था स्मॉल टॉपिक अबाउट वीडियो कैप्चरिंग। अब इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक रिमेनिंग है हमारा, दैट इज ऑडियो कंप्रेशन। ठीक, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 3 से मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम या डेवलपिंग एप्लीकेशंस नाम से भी ये टॉपिक आता है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है सबसे पहले वो जान लीजिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मल्टीमीडिया सिस्टम क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। उन कंपोनेंट्स को जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो को हमने फुल एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है कि इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके कंप्रेशन कैसे होता है, वो सब हम लोग देख के आ चुके हैं। अब बात करते हैं कि जब हम एक मल्टीमीडिया सिस्टम को डेवलप करते हैं ना, तब उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। डेवलपिंग मल्टीमीडिया सिस्टम्स, चाहे हम उसके लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के भी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं, या कोई भी चीज़ डेवलप होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। लास्ट फेज में वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है बन के, जस्ट लाइक अ लाइफ साइकिल। ठीक है, किसी भी चीज़ की लाइफ साइकिल उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ही शो करता है। जैसे इंसान होता है, पहले पैदा होता है, देन छोटा चलना नहीं जानता है, टीथ नहीं होते हैं, देन दूसरे फेज में उसको चलना आ जाता है। ठीक है, तीसरे फेज में वो पूरा फुली इंडिपेंडेंट हो जाता है, देन वो फैमिली पर्सन हो जाता है, देन लास्ट में बूढ़ा हो जाता है और एंड लाइफ साइकिल का एंड डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बर्थ से लेकर के डेथ तक उसकी एक पूरी लाइफ साइकिल बनती है। तो अगर हम यहाँ पर मल्टीमीडिया सिस्टम को लेकर के चलें तो उसको हम डेवलप करने में उसके क्या क्या फेजेस होते हैं। डेवलप करने के बाद तो वो चीज़ यूज़र्स को मिल जाती है यूज़ करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम अलग अलग मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं आजकल। जब वो डेवलप हुई होंगी तब कौन कौन से फेजेस से होकर वो पूरी एप्लीकेशन दिखती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड, डेवलपिंग मल्टीमीडिया सिस्टम्स। Multimedia projects are complex. They often involve the skill and efforts of multiple team or peoples. जो आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नेचर वाइज कॉम्प्लेक्स होते हैं और उसमें हम एक सिंगल पर्सन ही उस पूरे सिस्टम को डेवलप करें ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। उसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स नीडेड होते हैं। ठीक है, कुछ पर्सन्स होंगे जिनके हम कहेंगे कि डिज़ाइनिंग अच्छी है, कुछ लोग होंगे जिनका एस्टिमेशन अच्छा है कि हाँ इतना टाइम में ये होगा, इतने में ये होगा। ठीक है, तो अलग अलग स्किल के लोग उसमें चाहिए होते हैं पूरी एप्लीकेशन को डेवलप करने में। During the development process, a project moves through the specialized part of the team from story creation to technical editing with regular collective review sessions. पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस में वो जो प्रोजेक्ट है हमारा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जो भी हम डेवलप कर रहे हैं मल्टीमीडिया सिस्टम प्रोजेक्ट, आपका एक सिंपल से आइडिया से शुरू होता है। एक सिंपल से हम उसको क्या कहते हैं स्टोरी से शुरू हो रहा है कि हाँ किसी ने सोचा कि हम इस टाइप का एक मल्टीमीडिया सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं। उस आइडिया को लेकर के उसको एनालाइज करके उस पर टेक्निकल एडिटिंग करके, ठीक है, उस पर टेक्निक्स अप्लाई करके उसको डेवलप करना और टाइम टू टाइम उस पर रिव्यू करते रहना कि अभी इस फेज तक हमारा ठीक है या नहीं है, उस पर दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो फाइनली ऐसे फेजेस से गुजरते हुए वो लास्ट फेज तक जाता है और फिर कंप्लीट होता है आपका मल्टीमीडिया सिस्टम का डेवलपमेंट। Each stage is designed to refine the project with attention to the client's need, technical requirement and audience preferences. अब आपका जो स्टेजेस हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने में, हर स्टेज में आपका जो ओवरऑल मल्टीमीडिया सिस्टम है वो रिफाइन होता चलता है। ठीक है, यानी कि एक फेज में आया, एक रफ आइडिया आया, देन दूसरे फेज में आकर के वो थोड़ा सा शेप हुआ, वो तीसरे में फिर वो और ज़्यादा शार्प हो गया उसका शेप, यानी कि धीरे 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 वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने रिक्वायरमेंट से मैच करेगा जिसके लिए कि वो बनाया जा रहा है सिस्टम। ठीक, अब आ जाते हैं इसके स्टेजेस पर।
कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं मल्टीमीडिया को डेवलप, एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। द प्रोडक्शन ऑफ इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स वन इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेप्स। दिस प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेजेस। ठीक है, किन किन फेजेस में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला फेज है इसके अंदर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, दूसरा है डेवलपमेंट, तीसरा है प्री प्रोडक्शन, देन प्रोडक्शन, देन पोस्ट प्रोडक्शन एंड देन लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। 6 इसमें फेजेस हैं और ये बिल्कुल सीक्वेंस में है। ऐसा नहीं किसी को भी ऊपर या नीचे आप रख दो फिर डॉक्यूमेंटेशन पहले हो जाए और कॉन्सेप्चुलाइजेशन बाद में, नहीं। कॉन्सेप्ट तैयार होता है, देन उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, देन प्रोडक्शन से पहले प्री प्रोडक्शन फेज होता है कि आप प्रोडक्शन से पहले क्या तैयारियां करने वाले हो प्रोडक्शन के लिए। फिर प्रोडक्शन के बाद पोस्ट प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और देन लास्ट में उस सिस्टम का, उस एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे कि किस फेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। ओके, और हर एक फेज जो आपका होगा इसके अंदर, वो फेज अपना काम करके अपना आउटपुट दूसरे फेज को देगा। तो ये डिपेंडेंट भी है फेज, ऐसा नहीं है कि हम 5th फेज को सबसे पहले स्टार्ट कर दे करना, नहीं। आप जब तक पहला फेज कंप्लीट नहीं करोगे तब तक दूसरा नहीं कर पाओगे स्टार्ट, जब तक दूसरा फेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक तीसरा स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हर एक फेज डिपेंड कर रहा है अपने से पहले वाले फेज पे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्चुलाइजेशन से। Conceptualization, the process of making multimedia start with an idea or better described as the vision, which is the conceptual starting point. सबसे पहले कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए हमें एक आइडिया की जरूरत पड़ती है, एक विजन की जरूरत पड़ती है कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, कभी कभी आप क्या सोचते होंगे फ्री टाइम पे कि चलो कुछ क्रिएटिव करते हैं आज। ठीक है, तो पहले आप सोचते हो कि आपको करना क्या है, आइडिया पूरा माइंड में तैयार करते हो कि हाँ मुझे आज ये क्रिएटिविटी करनी है। तो पूरा पहले माइंड में आइडिया आप क्रिएट करते हो, देन उसको परफॉर्म करने के लिए आप वो चीज़ें कलेक्ट करना शुरू करते हो जो आपने सोचा है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसमें। फिर आप उसको फाइनली तैयार करते हो, तैयार करने के बाद आप देखते हो कि एग्जैक्ट चीज़ बनी है जो आप तैयार करना चाहते थे या नहीं, देन वो कहीं जाकर आपका कंप्लीट होता है। तो सबसे पहली चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत होती है, आइडिया की या विज़न की ज़रूरत होती है, कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है कि आपका प्रोजेक्ट क्या बोल रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होगा। Okay, the starting point is ironically the visualization of the ending point, the multimedia experience that the targeted end user will have. ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के अंदर हम स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्टिंग में ही हम डिसाइड कर लेंगे कि इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है, कैसे शुरू होगा, कैसे ये वर्क करेगा और कैसे एंड होगा, वो सब हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन फेज में डिसाइड कर लेते हैं। Conceptualization involve identifying a relevant theme for the multimedia title. इसके अंदर जो भी डिसीजन से रिलेटेड चीज़ें होती है कि इसकी थीम क्या रहेगी, टाइटल क्या रहेगा, वो सब हम कॉन्सेप्चुलाइजेशन में तैयार कर लेते हैं। We at Magic prefer choosing themes that are socially important and exciting to work on. सबसे पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि हम किस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, और नॉर्मली यहाँ पर बिहेवियर बताया हुआ है ह्यूमन बीइंग का कि हम नॉर्मली ऐसी चीज़ों पे काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो कि सोशली इम्पोर्टेंट होती है और काम करना जिस पे थोड़ा एक्साइटिंग हो। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना हम ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं और उसी टाइप के प्रोजेक्ट पे को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। Then last point in conceptualization is other criteria like availability of content, how amenable are the content of multimedia treatment, and issues like copyright and are also to be considered. ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपने कोई आइडिया तैयार किया है कि मैं इस टाइप की एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, मैं इस टाइप का मल्टीमीडिया सिस्टम बनाना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप कूद पड़ेंगे कि मैंने तो आइडिया सोच लिया, रात में सपना आया और सुबह शुरू हो गए, नहीं। आपको पहले उसको
ठीक से देखना पड़ेगा कि जो मेरा आइडिया, क्या ऐसे कोई चीज़ मार्केट में पहले से अवेलेबल तो नहीं है, वरना उसका मतलब ही क्या रहेगा। आप बिल्कुल मेहनत करके उस पर लगे पड़े हो और वो चीज़ें पहले से लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्यों उस पहले से यूज़ होती हुई चीज़ के ऊपर आपका सेम प्रोजेक्ट क्यों अडॉप्ट करेंगे। कुछ तो न्यू उनको चाहिए, कुछ तो उनको बेनिफिट चाहिए ताकि उसको अडॉप्ट करें। तो कॉन्सेप्चुलाइजेशन में हमको ये भी सोचना पड़ता है कि हमारा आइडिया दूसरों से डिफरेंट कैसे है। अगर डिफरेंट भी नहीं है तो उसके ऊपर हम उनको क्या एडिशनल फीचर दे सकते हैं, क्या उनको बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे कि आप एप्लीकेशंस यूज करते रहते हो मोबाइल फोन में, तो सेम एप्लीकेशन अगर आपके फोन में पहले से है, सपोज आप फिल्टर्स यूज करते हो जैसे कैमरा के लिए, तो अगर सेम फीचर वाला फिल्टर आपके फ़ोन में पहले से है और कोई न्यू फिल्टर आया है जिसमें कि वही सारे फीचर्स है जो आपके पास पहले से है, तो आप क्यों अपना पहले वाला डिलीट करके दूसरा इंस्टॉल करोगे। हाँ, अगर वो न्यू वाला एप्लीकेशन को ज़्यादा उसके ऊपर दे रहा है, ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तब आप उसको उसके ऊपर रिप्लेस करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो आइडिया है उस पर आपको कॉन्सेप्चुअलाइजेशन फेज में ही उससे रिलेटेड सारी चीज़ें चेक करनी है कि मार्केट में इसके लिए इसको एक्सेप्टेंस कितना मिलेगा। ठीक है, इसमें जो मैं चीज़ें करने वाला हूँ, मैंने जो सोचा है इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या ऐसी चीज़ बनी हुई तो नहीं है पहले से और उसका कॉपीराइट तो किसी के पास नहीं है। कॉपीराइट एक्ट होता है ना आपका, जैसे किसी ने कोई क्रिएशन किया, उसके ऊपर अपना कॉपीराइट ले लिया कि मैंने ये चीज़ डिस्कवर की है या मैंने ये चीज़ बनाई है, तो ये अब कोई और ऐसा चीज़ सेम सेम नहीं बना सकता। ठीक है, तो उसका उस पर कॉपीराइट है। अगर आप वो चीज़ सेम, चाहे आपने डिफरेंट सोचा है, उससे कॉपी नहीं किया है, बट आपने सेम चीज़ बनाई है उसके ही जैसी, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसी कोई एप्लीकेशन, ऐसा कोई चीज़ पहले से तो मार्केट में नहीं है, सेम एकदम सेम होगा, तो फिर उस पर आप अपना कॉपीराइट नहीं ले पाओगे। बना तो दोगे, बट आप चाहोगे कि ये मेरा इस पर पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे फिर। तो आपको सारी चीज़ें इसमें देख के चलनी पड़ेगी। बाकी ये जो कॉपीराइट है, पेटेंट है, क्या क्या होता है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है ही, तो उसमें हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारे काम होते हैं हमारे कॉन्सेप्चुलाइजेशन फेज के। देन नेक्स्ट फेज इसमें आता है डेवलपमेंट फेज, कि भाई अपने सारा कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है, सब चीज़ें चेक कर ली जो जो चाहिए थी, ठीक। अब डेवलपमेंट फेज पे आ जाते हैं हम लोग, मतलब कि फाइनली हम फील्ड में आ गए हैं कि अब स्टार्ट कर रहे हैं हम इस चीज़ को। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हम डेवलपमेंट फेज में करते हैं, दैट इज डिफाइनिंग प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। वो जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हम बनाने वाले हैं, उसके टू द पॉइंट गोल्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम उसको बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो गोल और ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए। देन एक्टिविटीज, हम इसके अंदर क्या क्या परफॉर्म करने वाले हैं, कौन कौन से एक्शंस हैं, किस सीक्वेंस में है जो हम अब करने जाएंगे। ठीक है, और हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी होगी, स्टूडेंट्स होंगे या फिर वर्किंग लोग होंगे, बड़े जो स्टूडेंट से ऊपर के आते हैं वर्किंग कैटेगरी, वो होगी, हाउस वाइफ्स होगी, या अपने जो ओल्ड पीपल्स हैं वो होंगे। तो अपनी ऑडियंस हमें सेट करनी है कि हमारा जो एप्लीकेशन या जो सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं वो किसको ध्यान में रखते हुए हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डेवलपमेंट फेज में परफॉर्म करेंगे। अब सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, डेफिनेशन, प्रोजेक्ट, goals and objective. After a theme has been finalized for a multimedia project, specific goals, objective and activities matrix must be laid down. अब goals क्या क्या है इसमें? In multimedia production, goals are generally statements of anticipated project outcomes, usually more global in scope. ठीक है, कि आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट के बाद जो आउटकम आएगा, ठीक है, आउटपुट होगा, वो क्या होगा, क्या होना चाहिए। ठीक है, होगा तो पता चलेगा जब पूरा सिस्टम बन जाएगा, लेकिन क्या होना चाहिए वो आप इस पे बिल्कुल सेट कर दोगे कि हमारे ये आउटपुट आएंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद। ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट आउटकम्स।
ठीक है, तो ऑलमोस्ट दोनों सेम टर्म्स हैं, गोल्स और ऑब्जेक्टिव। किस चीज़ के लिए ऑब्जेक्टिव मीन्स किस चीज़ के लिए हम इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं, और गोल्स मतलब हमारा फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, क्या चाहते हैं हम उस प्रोजेक्ट से। तो ये हो गया अपना डिफाइनिंग प्रोजेक्ट गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़, कि हमको जो चाहिए उसके लिए हम क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। जैसे लेट सपोज आपने ठान लिया है कि इस ईयर में मुझे फर्स्ट आना है, ठीक है, बीसीए में मुझे टॉप करना है या एमएससी में मुझे टॉप करना है। तो ये क्या है, आपका गोल है, आपने माइंड में सेट कर लिया कि हाँ मुझे फर्स्ट आना है। लेकिन फर्स्ट आने के लिए आपको फिर उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी, या फिर आप फर्स्ट भी छोड़ो, आपने डिसाइड किया है कि मैं 90% से तो अबव मार्क्स लेके आऊँगा। ठीक है, अब आपने सेट तो कर लिया गोल, लेकिन उसके लिए स्टेप्स तैयार नहीं किए कि 90% कैसे स्कोर होंगे। 90% तो तभी स्कोर होंगे ना जब आप सारे सब्जेक्ट में अबव 90% मार्क्स लेके आओगे। तो उसके लिए आपको आपका पूरा रूटीन डिसाइड करना पड़ेगा कि इतने टाइम में ये वाला सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट में आप पीछे हो तो उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे हो तो उस पर कम टाइम देना है। ठीक है, ताकि आप मैच कर पाओ, ऐसा ना हो कि किसी में 60% आ जाए, किसी में 100, तो वो ओवरऑल मिलके वो 90% नहीं बनाएंगे। तो आपको अपनी एक्टिविटीज, क्या आप दिन में कितने टाइम किस सब्जेक्ट को दोगे, या फिर आप किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन है सारे पेपर में। तो आपको पता होना चाहिए कि किन टॉपिक पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक को मुझे ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्जाम में आते ही हैं, चाहे शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आते ही हैं। तो इन पे मुझे मार्क्स स्कोर करना ही है। ठीक है, तो वो एक्टिविटीज आप पूरी पहले फाइनल करोगे कि दिन में कब उठना है, कब सोना है, कितने टाइम पढ़ना है, ये सब। ठीक, तो यही आपके प्रोजेक्ट में भी एक्टिविटीज पार्ट में होगा कि आपने जो गोल सेट किए हैं उसके अंदर हम क्या क्या चीजें परफॉर्म करने वाले हैं, एक्शन क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है, दीज आर एक्शंस थिंग्स डन इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट एन ऑब्जेक्टिव, specific people are responsible for their execution, a cost is related to their implementation and there is a time frame binding their development। तो एक्चुअली इसके अंदर क्या डिसाइड किया जाता है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे अकम्प्लिश करना है, कैसे उनको गेट करना है, पाना है उनको। ठीक है, उसके लिए क्योंकि पहले भी बोला था कि ये टीम वर्क है, एक मल्टीमीडिया सिस्टम डेवलप करना इज अ टीम वर्क कॉम्प्लेक्स टास्क। तो किस पर्सन को किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रखना है वो डिसाइड करना, वो उसको देना, उसको उसका उसका टारगेट उसको समझाना। ठीक है, कॉस्ट क्या लगने वाली है पूरा एस्टिमेट करके उन सब के लिए तैयार करना, कॉस्ट अपना जो आपको पैसे लगेंगे वो सब चीज़ तैयार करना, उसमें टाइम फ्रेम क्या होगा, कितने टाइम लिमिट में आप अपने डिफरेंट डिफरेंट जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करोगे। नहीं तो सालों गुजर जाएंगे एक ही प्रोजेक्ट को बनाने में अगर कोई टाइम लिमिट ना हो तो। ठीक है, तो टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम बाइंड करना कि इस पर्सन को ये करना है तो उसको 1 वीक का टाइम दे दिया, या ज़्यादा बड़ा है तो उसको 10 डेज का टाइम दे दिया। ठीक है, तो विद इन दैट टाइम उसको आपको आउटपुट देना है। तो वो सारी चीज़ें डिसाइड करना, सबमिट करना उनको काम उनके, वो सब एक्टिविटी फेज में होगा डेवलपमेंट के अंदर। Then last one is defining target audience. A very important element that need to be identified at this stage is the potential target audience of the proposed title, since there will determine how the content need to be presented। ठीक है, इसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये भी है कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए आपके प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना। अगर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बन रहा है, सीखने वालों को लेकर के ध्यान में बन रहा है, दैट मीन्स वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट लेवल का होना चाहिए। बहुत हाई फाई चीज़ें उस पर अगर आपने डाल दी तो वो बिगिनिंग में उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप किसी ऑफिस के लिए कुछ सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पर आप मान सकते हैं कि हम थोड़ी सी अपर लेवल की चीज़ें भी रख सकते हैं, क्योंकि वो सीख के आए हुए हैं। ठीक है, और या उनकी एज वो है कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं उसको, लेकिन स्टूडेंट लेवल के लिए उनको थोड़ा अलग टाइप से बनाना पड़ेगा वो प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर डिफाइन किया जाता है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है और उसके बेस पर आपके प्रोजेक्ट को बनाना।
तो ये दोनों फेज थे अपने, स्टार्टिंग के 2 फेजेस थे, कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। कॉन्सेप्चुलाइजेशन के अंदर अगर दोनों को समराइज करें हम दोनों स्टेजेस को अभी, तो कॉन्सेप्चुलाइजेशन के अंदर हम क्या क्या करते हैं, एक विजन लेकर चलते हैं, क्लियर विजन कि आपको क्या करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट क्या होगा, थीम डिसाइड करते हैं अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट वगैरह जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए फिर हम आगे चलते हैं डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट पे आप गोल एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, क्या चाहिए आपको उस प्रोजेक्ट से। दूसरा, एक्टिविटीज उसमें क्या परफॉर्म होगी, कौन उसको परफॉर्म करेगा, कितने नंबर ऑफ पीपल की आपकी टीम होगी, टाइम स्लॉट क्या रहेंगे उनके लिए, कॉस्ट क्या रहेगी, वो सब उस एक्टिविटीज वाले सेक्शन में आ जाएगा। और लास्ट में आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, ये भी आप इसी फेज में डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के अपने 2 फेजेस हो गए। अब बाकी फेजेस हम कल की क्लास में देखेंगे, दैट इज प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन। और इस टॉपिक में अपना इतना ही आएगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हैं।